Hello everyone, welcome in this online platform of Engineers Classes for You. डियर, जैसा कि बोर्ड पे आपको क्लियरली विजिबल होगा एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है डियर। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। इसको रीड करते हैं और समझते हैं और बनाते हैं कि कैसे बनेगा। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीट लेक्चर को देखिए। आपको सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल, मेरा ये वादा है कि आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे कि और भी आप न्यूमेरिकल जो है वो इजीली कर पाएंगे डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ ये टेंसाइल टेस्ट। ये इसमें कैसा टेस्ट किया गया है? टेंसाइल टेस्ट। यानी टेंसाइल का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक स्पेसिमेन है आपका, तो इस स्पेसिमेन पे कैसा फोर्स लगाया गया है? पुलिंग नेचर का फोर्स लगाया गया है। जब भी किसी स्पेसिमेन में पुलिंग नेचर का फोर्स लगेगा तो वो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा? टेस्ट। कैसा टेस्ट हो रहा है मटेरियल के ऊपर? टेंसाइल टेस्ट हो रहा है। और टेंसाइल टेस्ट के लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम मशीन भी होता है डियर, लैब में, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लैब में या फिर सिविल इंजीनियरिंग के लैब में वहाँ पे होता है डियर। तो खैर समझते हैं। ये टेंसाइल टेस्ट वाज कंडक्टेड। कैसा टेस्ट कंडक्ट किया गया है? टेंसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया है। किसके ऊपर कंडक्ट किया गया? देखिए, अभी आपको बता रहे थे ना, ये आप समझिए एक बार है। किसका बार है? माइल्ड स्टील का। आप समझिए, इस पेन को समझिए कि एक माइल्ड स्टील का बार है और इसी बार के ऊपर टेंसाइल टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। अब टेस्ट होगा तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे डेटा भी होगा। इस बार का डायमीटर का है क्या है, इस बार का लेंथ क्या है, हर एक चीज गिवन होगा। तो देखिए, फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन किया गया ड्यूरिंग टेस्ट। और कौन कौन सा डेटा है? ये गिवन है क्वेश्चन में ही मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है। देखिए, डायमीटर ऑफ स्टील बार सबसे फर्स्ट में क्या है आपका? तो डायमीटर ऑफ स्टील बार है वो है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का क्या है गिवन? डायमीटर गिवन है। और गेज लेंथ गिवन है। गेज लेंथ का मतलब है जो स्टील का बार है, जो माइल्ड स्टील का बार है, उसका लेंथ गिवन है। आप ये समझिए। तो लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर लेंथ है। लोड दिया हुआ है एट इलास्टिक लिमिट। कहाँ पे लोड? तो इलास्टिक लिमिट पे लोड का वैल्यू, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक वैल्यू भी होता है। अभी ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम और वहाँ से थोड़ा चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। तो लोड इलास्टिक लिमिट पे जो है वो है 250 किलो न्यूटन का। कितना का लोड है? 250 किलो न्यूटन का लोड है। एक्सटेंशन देखिए और भी गिवन है, ये भी ऑब्टेन किया गया है। तो एक्सटेंशन एट ए लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन। 150 किलो न्यूटन पे जो है वो एक्सटेंशन कितना है? 0.21 mm। 0.21 mm एक्सटेंशन का वैल्यू गिवन है। कितना लोड पे? तो ओनली 150 किलो न्यूटन लोड पे। और इलास्टिक लिमिट पे लोड कितना है? 250 किलो न्यूटन। ऑब्वियस है कि इलास्टिक लिमिट से प्रीवियस वाला लोड होगा 150 किलो न्यूटन। 150 किलो न्यूटन लेस है किससे? 250 से। यानी 250 से पहले ही 150 आया होगा। ऑब्वियस है, आएगा ही 150 पहले ही, है ना। चलिए, इसका जरूरत पड़ेगा उस टाइम और भी क्लियरली बताएंगे। मैक्सिमम लोड दिया हुआ है, मैक्सिमम। ठीक है। 250 मैक्सिमम लोड नहीं था, 250 इलास्टिक पॉइंट का लोड था स्टूडेंट। ठीक है। और 250 इलास्टिक पॉइंट का लोड था। मैक्सिमम लोड जो है वो है आपका 380 किलो न्यूटन। कितना है मैक्सिमम लोड? तो 380 किलो न्यूटन जो है वो आपका मैक्सिमम लोड है पूरा। टोटल एक्सटेंशन का जो वैल्यू है, टोटल एक्सटेंशन, जो भी ये माइल्ड स्टील का बार था उस पर जब फोर्स लगाया गया, टेंसाइल टेस्ट किया गया, तो टेंसाइल टेस्ट के टाइम में जो टोटल एक्सटेंशन हुआ उसमें, टोटल एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन का वैल्यू है ये 150 किलो न्यूटन पे एक्सटेंशन का वैल्यू है। और ये जो टोटल एक्सटेंशन का वैल्यू है आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियस है कि टोटल एक्सटेंशन मैक्सिमम लोड पे ही हुआ होगा। और मैक्सिमम लोड कितना है? 380 किलो न्यूटन है। और टोटल एक्सटेंशन का वैल्यू कितना है? 60 mm का एक्सटेंशन है। यानी कि लेंथ जो था 20 सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर में मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के इक्विवेलेंट होता है, यानी बराबर होता है।
ठीक है। इसका मतलब इसको mm में समझे तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच mm, 200 mm, यानी 200 mm लेंथ था उसका ओरिजिनल, उसमें एक्सटेंशन जो हो गया 60 mm का हो गया, यानी 260 हो जाएगा टोटल लेंथ, 260 क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा। खैर आगे पढ़ते हैं। और भी है डेटा जो है डायमीटर ऑफ द रॉड, देखिए डायमीटर कहाँ पे, रॉड का डायमीटर एट द फेल्यूर, एकदम टूटने में है, बिल्कुल भी रॉड जो है टेंशन टेस्ट होगा, ऑब्वियस है कि सपोज कीजिए ये आपका स्टील का रॉड है, माइल्ड स्टील का, इस पे आप जब टेंशन टेस्ट करेंगे तो टेंशन टेस्ट करेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जिस पे मटेरियल रॉड टूट जाएगा, है ना, दो टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा। तो फेल्योर के टाइम में जो डायमीटर है वो 2.25 सेंटीमीटर है, 2.25 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका ओरिजिनल कितना था, 3 सेंटीमीटर था। तो 3 सेंटीमीटर से डिक्रीज कर गया डायमीटर, 2.25 सेंटीमीटर हुआ, उसी टाइम एकदम फेल्योर वाला कंडीशन अराइज हुआ, यानी कि रॉड टूटने को है, ऐसा समझिए आप, यानी टूटेगा अब उसके बाद, यानी इस सेंटीमीटर थोड़ा भी रिड्यूस होगा, मटेरियल का फेल्योर हो जाएगा। तो फेल्योर के टाइम में जो डायमीटर है 2.25 सेंटीमीटर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हर एक चीज़ है, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा तभी आप बना पाएंगे, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए डिटरमाइन करना है, आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है कि भैया फाइंड करके बताइए क्या डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में डिटरमाइन करना है अंश मॉडुलस का वैल्यू निकालना है, सेकेंड पॉइंट में है स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है इलास्टिक लिमिट के पास, एट द इलास्टिक लिमिट, क्या निकालना, द स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट। फोर्थ पॉइंट में जो है वो है आपका द परसेंटेज एलोंगेशन, देखिए क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज एलोंगेशन निकालना है कि कितना परसेंट एलोंगेट हो गया, कितना परसेंट आखिरकार एलोंगेट हो गया वो फाइंड करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और लास्ट पॉइंट में जो फाइंड करना है, ऑब्वियस है कि एक रॉड जो ओरिजिनल डायमीटर होगा जब एलोंगेट होगा तो उसका जो डायमीटर है डिक्रीज करेगा, तो डायमीटर डिक्रीज करेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिक्रीज करेगा, है ना, लेंथ तो बढ़ जाएगा लेकिन एरिया डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन डायमीटर। समझ पा रहे हैं सभी लोग, बच्चे वाला खेल है। अब लास्ट पॉइंट इसीलिए निकालना है द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, कि एरिया में, एरिया का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया का बात कर रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है। स्टार्ट करते हैं बहुत ही सही तरीके से। सबसे पहले इसको समझने के लिए जो टेंसाइल टेस्ट किया गया है उस टेंसाइल टेस्ट के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे माइल्ड स्टील के लिए आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम सभी लोग जानते होंगे, है ना, यानी कि आप लिखिएगा कि वी नो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, या फिर इसको आप कर्व भी बोल सकते हैं, सी कर्व फॉर माइल्ड स्टील। चलिए आप नहीं भी जानेंगे तब भी थोड़ा सा यहाँ बेसिक तो क्लियर करेंगे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम या कर्व कैसे होता है। तो देखिए जब टेस्ट करेंगे सबसे पहले तो ये स्पेसिमेन होगा, आप अच्छे से बनाते जाइएगा। ये मान लीजिए आपका एक स्पेसिमेन हो गया, इसको बोला जाता है स्पेसिमेन। अब ये जो स्पेसिमेन है यहाँ पे लिए हैं माइल्ड स्टील का, किस चीज़ का स्पेसिमेन है, जैसा कि दिया हुआ था माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, बार है, ठीक है। अब स्पेसिमेन जो होगा ये प्रिज्मेटिक होता है। प्रिज्मेटिक का मतलब कि इसका थ्रू आउट लेंथ जो होता है क्रॉस सेक्शन वैरी नहीं करता है, यानी कि सेम होता है। इफ द क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट लेंथ द बार इज टर्म्ड एज प्रिज्मेटिक बार, द बार इज टर्म्ड एज प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ जो है आपका गिवन है, लेंथ का वैल्यू ये मान लीजिए एल ही है अभी, ठीक है, वहाँ गिवन है उससे छोड़िए, मतलब एल है। अब इसमें जब टेंसाइल टेस्ट किया गया यानी कि फोर्स लगाया गया, जब फोर्स अप्लाई करेंगे, जब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे यानी लोड अप्लाई करेंगे, पी अमाउंट का जब लोड अप्लाई करेंगे ऑब्वियस धीरे धीरे लोड का वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। तो लोड अप्लाई करने से क्या होगा, तो लोड अप्लाई करने से
ये क्या होगा, इसका डायमीटर जो स्टार्टिंग में है कितना है, डायमीटर स्टार्टिंग में जो डायमीटर आप देख पा रहे हैं 3 सेंटीमीटर है। तो इसका डायमीटर धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होगा। सपोज कीजिए कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा चीजों को समझिए आप थोड़ा समझने के लिए। ये जो पोर्शन यहां पे नजर आ रहा है आपको, देख पा रहे हैं आप यहां पे इस पॉइंट पे, तो यहां पे क्या है, तो आप डायमीटर देख पा रहे हैं क्लियरली। ये जो होगा, मान लीजिए फेल्योर कंडीशन है तो 2.25 सेंटीमीटर मान लिए डायमीटर हो गया, ठीक है। फोर्स लगाने की वजह से 2.25 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। इसको और अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है डियर। ऐसा कुछ ऑलमोस्ट इस तरीके से कुछ चीजें होगा। अब समझिए, समझने के लिए आपका है डायमीटर यानी कि क्या हुआ है, रिड्यूस। इस जगह से क्या होगा, नेकिंग फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं नेक भी बोला जाता है, नेक, नेकिंग फॉर्मेशन। नेकिंग फॉर्मेशन का मतलब हुआ नेक बन गया यानी कि गर्दन बन गया। नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन। मटेरियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसे फोर्स लगा, धीरे धीरे ये क्या हुआ, लेंथ तो इसका इंक्रीज कर गया। लेंथ जो इंक्रीज कर गया है, आप कहेंगे कि ये जो लेंथ हुआ होगा ना, ये लेंथ हो सकता है हो गया होगा L + del, ऑब्वियस है, इंक्रीज कर गया है। लेकिन डायमीटर देखिए एक पोर्शन से डिक्रीज कर गया है। अब वहीं से ऑब्वियस है ना कि नेक जहां से बनेगा वहीं से क्या होगा, मटेरियल का फेल्योर होगा। यानी कि इसी सेक्शन से जो है, इसी सेक्शन से जो है वो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा। मटेरियल का फेल्योर इसी सेक्शन से होगा। खैर ये अभी चीज़ें अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं की हैं, बस जो टेस्ट किया गया थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। अब देखिए जो टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के लिए जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, एक्स एक्सिस में जो दिखाया जाता है वो स्ट्रेस दिखाया जाता है, और वाई एक्सिस में क्या, स्ट्रेस। एक्स एक्सिस में स्ट्रेन, वाई एक्सिस में स्ट्रेस शो किया जाता है। अब इसका जो ग्राफ होता है ये एक्सपेरिमेंटल है, जो कंडक्ट किया जाता है टेस्ट, तो वहीं से आपका ग्राफ प्लॉट होकर के प्लॉट होता है डियर, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट होता है, जो कि यहाँ पे शो करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल होता है ये ग्राफ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से कुछ ग्राफ प्लॉट होता है। ये माइल्ड स्टील के लिए ग्राफ प्लॉट किए हैं। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जिसमें से देखिए एक पॉइंट होता है आपका इलास्टिक पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है, इलास्टिक पॉइंट होता है, ठीक है। मान लीजिए सपोज यहाँ पे क्या है आपका ए पॉइंट है, ये इलास्टिक पॉइंट है। इसके बाद होता है अपर इल्ड पॉइंट भी होता है, बी है। इसके बाद एक होता है सी पॉइंट, लोअर इल्ड पॉइंट होता है, ठीक है। और एक होता है मैक्सिमम वाला पॉइंट, डी मैक्सिमम वाला, और एक पॉइंट होता है ई, जो कि ई को आप फेल्योर पॉइंट भी बोलेंगे। ई को क्या बोलेंगे, फेल्योर पॉइंट भी बोलेंगे। एक प्रोपोर्शनल पॉइंट भी होता है डियर। एक कैसा पॉइंट होता है, प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है, जो कि प्रोपोर्शनल पॉइंट जो होता है वो इलास्टिक पॉइंट से पहले होता है, एक्चुअली में जस्ट पहले होता है, प्रोपोर्शनल पॉइंट उसको बोलते हैं। यानी प्रोपोर्शनल पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट ऑलमोस्ट क्लोज होता है, ऑलमोस्ट क्लोज होता है। कैसे हुआ, तो जैसे टेस्टिंग किया गया, जैसे आप फोर्स लगाते गए तो मटेरियल में स्ट्रेन जनरेट हुआ, तो स्ट्रेन जनरेट हुआ और साथ ही साथ क्या हुआ, मटेरियल में स्ट्रेस भी हुआ। तो एक पॉइंट तक, इसके बारे में डिटेल में तो यहाँ नहीं चलेंगे क्योंकि इसके लिए लेक्चर ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। देखिए एक पॉइंट ई है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट से ज़्यादा मेरा मीनिंग है। ए पॉइंट क्या है, इलास्टिक पॉइंट मान लिए हैं यहाँ पे, ए क्या है, इलास्टिक पॉइंट है। तो आप इलास्टिक पॉइंट पर तक क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल भी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि ओ से ए तक जो है, ओ से ए तक ये क्या हो रहा है, तो स्ट्रेस जो आपका है, सिग्मा स्ट्रेस के लिए नोटेशन होता है, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, और उसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेन होगा उसके लिए इप्सिलॉन। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, लेकिन कहाँ से कहाँ, ओ से ए तक। यानी कि ये जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में किसका था, तो ये कॉन्सेप्ट हुक्स का था, यहाँ पे ऑलरेडी बताए हुए हैं, हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग था। और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस जो है वो है अप टू इलास्टिक पॉइंट ही होता है, ये अप टू इलास्टिक पॉइंट या विद इन इलास्टिक पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट बोलिए, विद इन इलास्टिक
सॉरी इलास्टिक लिमिट, ठीक है। या तो बोलिए अप टू इलास्टिक पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। अनइलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट ये है, उसके अंदर ऑब्वियस है कि इस पॉइंट तक जब होगा तो उसके अंदर भी वैलिड होगा ना हुक्स लॉ। तो ये है स्ट्रेस डायरेक्टली परपोर्शनल। थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे बातें करें चूंकि न्यूमेरिकल बनाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, तो स्ट्रेस डायरेक्टली परपोर्शनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू जो होता है वो ई इंटू स्ट्रेन होता है, और ई जो है आपका वही होता है अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ई क्या है, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्योंकि यहाँ से इस इक्वेशन से जो दो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से आता है, एक अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक होता है आपका शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यदि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कांस्टेंट में लेते तो ये शियर स्ट्रेस हो जाता और ये शियर स्ट्रेन हो जाता, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस लिए उसी का करस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेन लिए हैं। याद रखिएगा करस्पॉन्डिंग का मीनिंग हुआ एक्स एक्सिस का स्ट्रेस तो एक्स एक्सिस का स्ट्रेन, वाई एक्सिस का स्ट्रेस तो वाई एक्सिस का स्ट्रेन, जेड एक्सिस का स्ट्रेस तो जेड एक्सिस का स्ट्रेन होगा। यानी कि ये टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस तो टेंसाइल नेचर का स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव नेचर का स्ट्रेस तो कॉम्प्रेसिव नेचर का स्ट्रेन। तो यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस है ये कुछ और नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। एन एस का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस आप लिख लीजिएगा, और नॉर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेन को पूरा लिख देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन भी होता है, और वो दोनों का रेशियो जो होता है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, जिसको शियर मॉडुलस भी बोला जाता है। लेकिन खैर यहाँ हम अंश मॉडुलस आपको बतलाए हैं, क्योंकि वही फाइंड करना है, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड नहीं करना है डियर। चलिए तो यहाँ से क्लियर है कि आप E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो आप E का वैल्यू जो फर्स्ट में निकालना है कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से, लेकिन इस फार्मूला से तभी कैलकुलेट होगा जब आपको स्ट्रेस का वैल्यू मालूम होगा, जो कहीं भी नहीं गिवन है, और स्ट्रेन का वैल्यू मालूम होता तभी ना। जब टेंसाइल टेस्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि E का वैल्यू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन होगा। बस एक बात का ध्यान देना है कि जो स्ट्रेस फाइंड करना है या स्ट्रेन फाइंड करना है, ये विद इन इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट तक के लिए ही फाइंड करना है, उसके बियॉन्ड के लिए फाइंड नहीं करना है। क्योंकि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जो है वो बिल्कुल भी अप टू इलास्टिक लिमिट या विद इन इलास्टिक लिमिट के लिए ही वैलिड है मेरे प्यारे स्टूडेंट। खैर चलिए इसको मिटाते हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल भी मेरा ऑलरेडी लेक्चर कवर अप हो चुका है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का, तो वहाँ से आप जरूर देख लें, ठीक है। इसमें से बिल्कुल भी ये टेंसाइल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उसी पे बेस्ड जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ होता है, कर्व ड्रॉ होता है कि स्ट्रेन बढ़ने से स्ट्रेस कैसे कैसे बढ़ रहा है। एक टाइम आप देख रहे हैं डी पॉइंट पे, हम डी पॉइंट पे बात करें तो डी पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट नजर आ रहा है। देखिए पूरा ग्राफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ होगा, तो डी पे ही होगा ना। स्ट्रेस के अलोंग देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम, अब ऑब्वियस मैक्सिमम स्ट्रेस हुआ होगा तो मैक्सिमम लोड भी हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेस इसी टाइम नेकिंग का फॉर्मेशन होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है गर्दन बनना, जब उस पर मैक्सिमम लोड अप्लाई होता है और मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है और साथ ही साथ मैक्सिमम स्ट्रेन भी होता है, वहीं से नेकिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ने के बाद, मतलब कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन के बाद मटेरियल का फेल्योर हो जाता है। ई पॉइंट जो है यहाँ पे जो इस ग्राफ में जो शो किए हैं, ई पॉइंट शो किए हैं किसके लिए, फेल्योर पॉइंट के लिए शो किए, प्रोपोर्शनल पॉइंट इसमें शो नहीं किए हैं, कोई इशू नहीं है। इलास्टिक पॉइंट प्रोपोर्शनल ऑलमोस्ट क्लोज होता है, और इलास्टिक से पहले जो होता है वो आपका प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है। खैर डियर, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो नेकिंग कहाँ पे बना, डी पॉइंट के पास नेकिंग का फॉर्मेशन होता है। जब नेक बन जाएगा तो जस्ट थोड़ा सा भी स्ट्रेन मिलेगा, स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन के साथ मटेरियल का फेल्योर हो जाएगा। मटेरियल ये गर्दन बन गया तो गर्दन से टूट जाएगा मटेरियल, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बातें करते हैं।
चलिए डियर स्टूडेंट, अब जो है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो सबसे पहले आप देखें कि ई जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बेसिक आपको बता दिए, वो क्या किसका रेशियो है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेस का दो टाइप होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट होता है मटेरियल में, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन जनरेट होता है किसी भी मटेरियल में। तो फर्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। तो आप देखें कि ई निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ रहा है किस चीज़ का, तो ई इज इक्वल टू जो है ऑब्वियस एक टेंसाइल टेस्ट किया गया, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन लिखे हैं, टी फॉर टेंसाइल। तो टेंसाइल स्ट्रेस सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करेंगे, देखिए इसलिए सिग्मा टी सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, तभी वैल्यू पुट करेंगे। तो सिग्मा टी क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, यानी कि एफ आर, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्या होता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है डियर। अब सेफ कंडीशन में जितना लोड आपका मटेरियल पे अप्लाई किया जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस यदि मटेरियल प्रोवाइड करेगा तो मटेरियल सेफ रहेगा, मटेरियल नहीं टूटेगा, नहीं ब्रेक होगा। अब सोचिए आपको कोई 10 न्यूटन से धकेले और आप भी रेजिस्टेंस 10 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करें तो क्या आप डिस्प्लेस कर पाएंगे, क्या अपने जगह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 न्यूटन को आपके ऊपर अप्लाई किया था, आप अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स रिएक्शन दिए 10 न्यूटन का, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे, यानी आप अपने ही प्लेस पे रहेंगे। तो वैसे ही मटेरियल के लिए भी होता है। तो एफ आर किसके इक्वल होगा, एफ आर जो होगा वो लोड के इक्वल होगा। तो सिंपली आप लिख सकते हैं, या तो आप इसको लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखेंगे। तो देखिए लोड का वैल्यू जो है वो तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड कर ले, 9 बेहतर होगा, उसमें पुट करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब फाइंड करेंगे, जिसको ए से दिखा रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि बार का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा ना, अभी बार बनाए थे, कैसा होगा क्रॉस सेक्शन आपका, देखिए ये बार है तो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये क्रॉस सेक्शन इसी का बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चूंकि यहीं से क्या लगा है आपका, पी लोड अप्लाई किया गया है, एक्सियली पी लोड अप्लाई किया गया होगा टेंसाइल नेचर का। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि लोड जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्योंकि एरिया कहाँ से दिखेगा, क्रॉस सेक्शन साइड से दिखेगा, साइड व्यू से। ये एरिया है सपोज और ये लोड है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो इस कंडीशन में जो मटेरियल में स्ट्रेस इंड्यूस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। अब नेचर यदि आपका फोर्स का पुलिंग होगा तो नॉर्मल में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, और यदि कंप्रेसिव का होगा तो नॉर्मल में ही कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। क्योंकि नॉर्मल दो टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे पुलिंग का है तो इसमें स्ट्रेस तो नॉर्मल होगा, लेकिन नॉर्मल में भी टेंसाइल वाला होगा। यदि ये पुशिंग का होता तो नॉर्मल तो होता लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेस होता मटेरियल के अंदर। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो π/4 और क्या होगा, d स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो ऑब्वियस एक सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड होगा। अब कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, mm स्क्वायर में, कोई इशू नहीं है। तो देखिए कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये बिल्कुल भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम में अलाउड होगा, ठीक है। आप ले जा सकते हैं कैलकुलेटर, क्योंकि बिना कैलकुलेटर का अभी तो कैलकुलेशन सिंपल टाइप का है, और भी कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स आता है जो आप इजीली नहीं कर पाएंगे, काफ़ी टीडियस होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो इस कैलकुलेटर को ऑपरेट करना आप सीखेंगे। देखिए π/4 है डियर, तो π/4 इंटू क्या है, तो इंटू आपका जो है इंटू 3 स्क्वायर है। तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 7.068 आ रहा है, 7.068 समथिंग, 68 क्या होगा ये, तो ऑब्वियस है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब चाहे तो इसी वैल्यू को मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर स्क्वायर में कैसे होगा, आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100
सेंटीमीटर। तो ये बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? आप कहेंगे 1/100 है ना, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा, 1/100 मीटर होगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में तो 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1/100 इंटू 1/100 होगा। यानी अब डायरेक्टली यहाँ से समझ सकते हैं कि 0.68 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आप चाहे तो डेटा को mm में भी फाइंड कर सकते हैं। किस में फाइंड कर सकते हैं? mm में भी फाइंड कर सकते हैं। यदि mm में फाइंड करेंगे तो mm में कितना होगा? तो mm में फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो देखिए मीटर स्क्वायर है। अब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है, या फिर डायरेक्टली आप यहीं से फाइंड कर सकते थे mm में। कैसे? तो π/4 और 30 का क्या हो जाता? स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है। आप ये बात भी याद रखेंगे। तो 3 सेंटीमीटर है तो इसी को mm में पुट कर दिए, तो देखिए डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर रखेंगे तो देखिए कितना आएगा? 706.86 आएगा mm स्क्वायर। अब कहेंगे कि सर क्या इतना सारा एरिया का जरूरत था क्या? नहीं, आप किसी एक एरिया का वैल्यू को यहाँ से यूज करें। सारे एरिया का वैल्यू 100% सेम है। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में है और दिस इज mm स्क्वायर में है, ये आपका mm स्क्वायर में है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मीटर स्क्वायर में हम डेटा को यूज करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि क्यों मीटर स्क्वायर में। mm में भी यूज करते तो बाद में फिर मीटर में चेंज कर देते। आप कहेंगे सर सेंटीमीटर में यूज करेंगे, दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो एरिया आपको पता चल गया कि इतना मीटर स्क्वायर होगा, -4 है ना। अब लोड का वैल्यू, ये आपका मुद्दे का बात है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुका है, इससे पहले आपको बता रहे थे बेसिक कहिए। तो देखिए डियर, आप समझिए ई का वैल्यू जो है अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तभी होगा जब विद इन इलास्टिक लिमिट का वैल्यू आप पुट करेंगे। विद इन इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट, उससे बाहर का नहीं, उससे बियॉन्ड का नहीं। तो इसमें स्ट्रेस का भी जरूरत है, स्ट्रेन का भी जरूरत है। तो स्ट्रेस का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो लोड अपॉन एरिया, तो एरिया तो फाइंड कर लिए, लोड कौन सा पुट करें? यहाँ पे तो बहुत सारा लोड दिया हुआ है सर, आपके मन में आ रहा है कौन सा लोड लें? देखिए मैक्सिमम लोड नहीं लेना है, क्योंकि मैक्सिमम लोड इलास्टिक पॉइंट से जो कर्व आपको भी बनाए थे, अब देखिए कि मैक्सिमम लोड कहाँ पे होगा? मैक्सिमम स्ट्रेस पे होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस पे मैक्सिमम लोड होगा। और मैक्सिमम स्ट्रेस वाला जो पॉइंट था जिसको डी से दिखाए थे, है ना, डी से दिखाए थे, वो पॉइंट कहाँ पे था? तो प्लास्टिक रीजियन में था, इलास्टिक पॉइंट से बियॉन्ड था, बियॉन्ड इलास्टिक पॉइंट था, तो वो तो वैलिड नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम लोड यहाँ पे नहीं रखना है। और देखिए क्या है, इलास्टिक लिमिट का लोड 250 किलो न्यूटन है। आप खुश हो गए? खुश हो जाइए एकदम भी। इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक ही तो रखना है, या फिर इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक का, या फिर उससे पहले का रखना है, तभी वैलिड होगा। हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ से ये फॉर्मूला आया है। तो आप कहेंगे हाँ 250 रखेंगे, बहुत बढ़िया बात है, 250 आप बिल्कुल भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ लेकिन से समझिए, आप 250 नहीं रखना है। कारण है कि सिर्फ स्ट्रेस फाइंड करने से अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं फाइंड होगा, नहीं फाइंड होगा। आपको स्ट्रेन का भी रिक्वायरमेंट है, और स्ट्रेन का वैल्यू जो है, स्ट्रेन का वैल्यू, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है? चलिए हम यहाँ एक बार समझ जाइए, तब ज़्यादा क्लियर होगा। स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन का फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे, इसीलिए लिख देते हैं डायरेक्ट वी नो, है ना, वी नो। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन। तो लेंथ के अलॉन्ग फोर्स लगाए तो लेंथ का डायमेंशन में चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी ओरिजिनल लेंथ, जिसको गेज लेंथ यहाँ पे बोला जाएगा, गेज लेंथ। ठीक है, तो ये जो है बच्चे यहाँ पे देखिए, तो आपका एक ही जगह पे वैल्यू दिया हुआ है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब यही होता है डेल एल, यानी कितना एक्सटेंड कर गया। डेल एल का मतलब स्मॉलर चेंज इन लेंथ, स्मॉलर चेंज इन लेंथ। तो एक्सटेंशन आपका 250 किलो न्यूटन पे नहीं गिवन है। जो डेटा दिया गया है ना एक्सपेरिमेंटल, वो डेटा में आपका 250 किलो न्यूटन के करस्पॉन्डिंग जो है वो कितना एक्सटेंशन हुआ ये नहीं गिवन है। यदि गिवन होता तो बिल्कुल भी 250 किलो न्यूटन ही लोड पुट करके आप स्ट्रेस निकाल लेते और उसी से आप ई का वैल्यू फाइंड कर लेते, कोई इशू नहीं था।
लेकिन 250 के करस्पॉन्डिंग आपका डेल एल का वैल्यू यानी एक्सटेंशन का वैल्यू डेटा में गिवन नहीं है। तो किसके में गिवन है? तो एक्सटेंशन 150 किलो न्यूटन पे गिवन है। ये गौर कीजिए, इसको 150 किलो न्यूटन पे गिवन है इतना। अब 150 किलो न्यूटन क्या 250 से पहले नहीं है क्या? ऑब्वियस है ना, 250 से पहले ही 150 किलो न्यूटन आया होगा। तो विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं है क्या 150 किलो न्यूटन? अब 150 किलो न्यूटन जब विद इन इलास्टिक लिमिट है तो कोई इशू नहीं है, ये फॉर्मूला विद इन इलास्टिक लिमिट भी वर्क करेगा या फिर अप टू इलास्टिक लिमिट तक भी वर्क करता है। खुश हो जाइए। अब देखिए, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। डेल एल का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे 0.21 mm और एल का वैल्यू कितना है? लेंथ का, गेज लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर में, ये एमएम में नहीं कटेगा, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमएम में। अब यहाँ से जो भी वैल्यू फाइंड होगा, एमएम कैंसल आउट, जो भी वैल्यू फाइंड होगा वो आपका किसका निकल जाएगा? एप्सिलॉन टी का, यानी कि कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं जल्दी से। 0.21 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू हाउ मच? तो 1.05 इंटू 10 टू द पावर -3। 1.05 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या होगा? यूनिट लेस होता है। ये बात याद रखिएगा। हाँ, यही है डियर, यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है? यूनिट लेस। देखिए एमएम कट गया, यूनिट लेस, बहुत बढ़िया। अब स्ट्रेस फाइंड कर लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से, अब इससे क्या होगा? 9 क्या करेंगे आप? स्ट्रेस अब फाइंड कर लीजिए। तो स्ट्रेस लोड का वैल्यू कौन सा होगा? तो 150 किलो न्यूटन वाला होगा, डिवाइडेड बाय एरिया तो आप निकालिए, मीटर स्क्वायर वाला ही कंसीडर करेंगे। 068 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू, देखिए इस वैल्यू को जो है वो न्यूटन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? न्यूटन में 3 होगा। ये क्या हो गया? न्यूटन। और ये क्या हो जाएगा? 7.068 इंटू 10 टू द पावर -4। ये यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा यूनिट आपका इसका। क्यों ऐसा हो रहा है? किलो न्यूटन को 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किए न्यूटन हो गया, और ये जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर वाला वैल्यू को ही कंसीडर किए, मीटर स्क्वायर। यदि आप यहाँ एमएम वाला कंसीडर करते तो एमएम स्क्वायर होता, सेंटीमीटर कंसीडर करते सेंटीमीटर स्क्वायर होता, कोई इशू नहीं है। मजा लीजिए आप क्वेश्चन का। अब देखिए इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखिए क्लियरली आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि 150 को डिवाइड कीजिए आप, 150 डिवाइडेड बाय 7.068 हाउ मच? तो ये वैल्यू जो आ रहा है 21.222 है। 21.222 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? तो -4 ऊपर में जाएगा डियर, तो क्या हो जाएगा? +4, और बेस सेम होगा, पावर जुटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ये 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आ रहा है। अब देखिए और भी इसको चीज़ें को चेंज कर सकते हैं, गीगा में आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये क्या हो गया? पास्कल हो गया ना, या तो ये आप इतना पास्कल भी लिख सकते हैं आप आंसर। अभी तो ये स्ट्रेस का वैल्यू है इतना पास्कल भी, चूंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल। अब देखिए 10 टू द पावर 7 है, यदि 10 टू द पावर 6 होता तो मेगा न्यूटन भी लिख सकते थे यहाँ पे, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे, है ना? तो या फिर 10 टू द पावर यदि 9 होता तो आप गीगा भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 करने के लिए क्या करेंगे? 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 212.22 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 212.22 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो भी लिखे ये तीनों आंसर सेम है। देखिए इसमें क्या किया? 10 टू द पावर जो 7 था उसको क्या बनाए? 6। तो 6 मतलब क्या? 10 यहाँ बच गया, 10 इससे मल्टीप्लाई किए तो 212 हो गया। अब 10 टू द पावर 6 को रिमूव कर दिए और उसी को, चूंकि 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 न्यूटन, 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। तो ये भी आंसर। तो ये स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया है। किसी भी फॉर्म में आप बात करें तो स्ट्रेस का वैल्यू ये निकल गया है। अब स्ट्रेस का जब निकल गया 10
आप क्या कर सकते हैं, तो ई का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। ई का वैल्यू आप स्ट्रेस के जगह पे रख दीजिए कोई भी वैल्यू को। चलिए अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला ही वैल्यू यूज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 21.22 इंटू 10⁻7 है ना, डिवाइडेड बाय ये कितना आया है, तो 1.05 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये तो यूनिट लेस है डेटा। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस है 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है कि 10⁻10 हो जाएगा, ऑब्वियस है ना। 7 + 3 माइनस में ऊपर जाएगा प्लस, और इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा, तो देखिए 21.22 डिवाइडेड बाय 1.05 अप्रॉक्स जो आएगा ये वैल्यू, ये 20.21 आएगा, 20.21 आएगा इंटू 10⁻। अब इसका यूनिट क्या होगा ये ध्यान देना है, यूनिट इसका क्या होगा, ऑब्वियस है ये वाला वैल्यू जो लिए हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिए हैं, तो इसका भी यूनिट जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। तो ई का वैल्यू जो है ये इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चाहे तो इसको अलग टर्म में भी यूज कर सकते हैं, यदि यहाँ पे 10⁹ कर दें तो क्या हो जाएगा, इतना गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतना गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है डियर। इसको कहाँ पे लिख दें, चलिए यहाँ पे इधर बगल में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे तो क्लियरली विजिबल होगा। ई का वैल्यू और भी क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, 10 इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 10⁹ डायरेक्ट आप समझिए 10⁹ का मतलब होता है 1 गीगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁹ न्यूटन, 1 गीगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁹ न्यूटन। तो आप लिख सकते हैं 202.1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या लिखे हैं, तो 202.1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि गीगा न्यूटन का मतलब 10⁹ यहाँ से हट गया, ये आंसर हो गया आपका, ई का वैल्यू हो गया डियर। आप चाहे तो 202.1 यानी 202.1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अंश मॉडुलस का वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 20.21 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आंसर कोई भी आंसर होगा। तो यहाँ से एक अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू अब फाइंड आउट हो गया है। कैसे फाइंड हुआ, क्यों 150 लिए, क्यों 250 नहीं लिए, आपको हर एक चीज़ बताएं। आप यूनिट कौन सा लेंगे नहीं लेंगे हर एक चीज़ बताएं हैं डियर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी काम करते हैं, जिसमें से नेक्स्ट है आपका द स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट। बहुत बढ़िया बात है, कहाँ पे स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट निकालना है। इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं और फिर निकालते हैं डियर। देखिए डियर, एरिया का वैल्यू का जरूरत है, थोड़ा सा एरिया का रहने देते हैं, मीटर स्क्वायर वाला ही वैल्यू यूज करेंगे, तो मीटर स्क्वायर वाला को रहने देते हैं। ये वैल्यू क्या था, एरिया का ही है ना, एरिया का, ये मीटर स्क्वायर में एरिया का वैल्यू है, ठीक है। किसका वैल्यू है ये, एरिया का, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में आपको क्या फाइंड करना है, तो सेकेंड पॉइंट में बोला स्ट्रेस, स्ट्रेस फाइंड करना है। सिंपली निकालिए स्ट्रेस, ऑब्वियस एक टेंसाइल स्ट्रेस निकलेगा, क्योंकि टेंसाइल टेस्ट हो रहा है, तो आप अच्छे से लिखें, तो स्ट्रेस न लिख करके टेंसाइल स्ट्रेस लिख सकते हैं। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा टी यानी टेंसाइल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड अब देखिए लिखा हुआ है इलास्टिक लिमिट पे, स्ट्रेस कहाँ पे फाइंड करना है, इलास्टिक लिमिट पे, और इलास्टिक लिमिट पे लोड जो है वो 250 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे आपको 250 किलो न्यूटन यूज करना है। 250 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 7.068 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर यूज किए हैं, ठीक है। अब आप इसको मिटा सकते हैं। अब जो है आप चाहे तो 250 किलो न्यूटन को आप न्यूटन में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये न्यूटन हो गया, आप न्यूटन में लिखेंगे, यानी कि आंसर किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। नीचे मीटर स्क्वायर है, ऊपर में किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दिए, 7.068 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए डिवाइड कीजिए कैलकुलेटर से, ऑब्वियस है 250 को डिवाइड करना है 7.068 से, ये जो आ रहा है 35.37,
35.37 इंटू क्या होगा, तो 10 टू दी पावर -4 ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, 4 + 3 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 353.7, है ना, क्योंकि क्या हो जाए 10 टू दी पावर 6, तो 10 टू दी पावर 6 हो गया तो 10 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। अब 10 टू दी पावर 6 का मतलब क्या होता है, मेगा, पहले भी बताया आपको, तो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आंसर, या फिर ये भी आंसर, दोनों में से कोई भी। ये स्ट्रेस का वैल्यू कहाँ पे है, तो ये इलास्टिक लिमिट पे है, इलास्टिक लिमिट पे इतना स्ट्रेस का वैल्यू यानी इतना मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो रहा है। अब चाहे तो मीटर स्क्वायर के चेंज करके एमएम में लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर को चेंज करके सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मीटर स्क्वायर है तो 100 × 100 दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, एमएम में चेंज करेंगे तो 1000 × 1000 दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे किसी में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, चीज़ें को आप एकदम समझिए, गांठ बांधिए। आपको जैसे देखिए यहीं से आप थोड़ा सा समझिए, 35.37 था इंटू 10 टू दी पावर 7 था, थोड़ा समझा देता है आपको। तो न्यूटन है, बहुत बढ़िया बात है। मीटर स्क्वायर को एमएम में चेंज करना है तो एमएम स्क्वायर में चेंज कर दिए, तो एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ऑब्वियस है कि 1000 × 1000 दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, तो ए मीटर स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, एमएम में चेंज हो गया। अब यहाँ से देखिए तो क्लियरली आप ये कट जाएगा यहाँ से, अब बचेगा क्या, तो आप कहेंगे 353.7, चूँकि 10 बच रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को 1 क्या बोला जाता है, 1 मेगा पास्कल भी, तो आप बोल सकते हैं इसको ऐसे भी, आप कितना भी लिखें 1 मेगा पास्कल। अब याद कीजिएगा 1 मेगा पास्कल जो होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बतलाए हैं कि 1 मेगा पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। 1 गीगा पास्कल जो होता है वो 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर 1 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। अब जैसे भी लिखना चाहे इसको आप याद कर लीजिए। तो आप कहेंगे का स्ट्रेस जो इलास्टिक पॉइंट पे होगा वो 353.7 मेगा पास्कल का होगा, या फिर आप बोल सकते हैं 353.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होगा स्ट्रेस, या फिर आप बोल सकते हैं 35.37 इंटू 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, या फिर आप बोल सकते हैं 353.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। हर आंसर, सारा आंसर सेम है, सिर्फ आप कन्वर्ट किए किलो न्यूटन को न्यूटन में, तो कहीं मीटर को एमएम में, बस यही तो किए हैं आप, कोई अंतर नहीं है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसको मिटाते हैं, आगे और भी 2 पॉइंट जो है बेहतरीन सा पॉइंट है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, चीज़ों को समझते हैं अच्छे तरीके से डियर, समझते हैं कैसे क्या होगा। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट जो है वो सी पॉइंट देखते हैं और कितना इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझते हैं क्या है। परसेंटेज एलोंगेशन सी पॉइंट। तो परसेंटेज एलोंगेशन कैसे फाइंड करेंगे? एलोंगेशन का मतलब सिंपली होता है कि यदि मान लीजिए ये 1 मीटर का है तो लोड लगाने से, यानी मैक्सिमम लोड पे बात करेंगे, मैक्सिमम लोड लगाने से ये कितना एलोंगेट हुआ, सपोज कीजिए 1 मीटर का है, ये हो गया आपका 0.0001 मीटर और एलोंगेट हो गया, तो आप कहेंगे 1.0001 मीटर कंप्लीट लेंथ हुआ, है ना, समझ में आ रहा है। यानी कि एलोंगेशन का मतलब होता है सिंपली कितना इंक्रीज किया लोड लगाने से, लोड कितना इंक्रीज कर गया, ठीक है ना, कितना इंक्रीज किया उसी को कहते हैं एलोंगेशन। यानी एलोंगेशन को डेल एल से दिखाया जाता है। तो आप कहेंगे टोटल एलोंगेशन जो है, एक्सटेंशन या एलोंगेशन एक ही चीज़ है, तो टोटल एक्सटेंशन 60 mm का है। कितने का है? 60। आप कहेंगे सर एक और भी है, 0.21 भी है। तो 0.21 जो है 150 किलो न्यूटन लोड पे ओनली है, लेकिन हम टोटल एलोंगेशन का बात करेंगे डियर, तो इसीलिए 60 mm कंसीडर करेंगे। 60 mm इज योर टोटल एलोंगेशन, यानी कि जो रॉड था, बार यदि था आपका, ये बार है, ये कितना था, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर था। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 mm। तो 200 mm से ये क्या हो गया, तो 200 mm से देखिए
ये इतना एलोंगेट हो गया और इसी को बोल रहे हैं डेल एल, और ये इसका वैल्यू कितना गिवन है 60 mm गिवन है डियर। यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो फाइनली जो हो गया लेंथ वो 260 mm फाइनल लेंथ हो गया आपका। तो यहाँ से आप यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, पहले यूनिटरी से ही बना देते हैं, आपके लिए आसान होगा। देखिए 200 mm है आपका ओरिजिनल, है ना, तो उस कंडीशन में एलोंगेशन कितना हुआ 60 mm का हुआ। शॉर्टकट समझिए आप, 200 mm लेंथ है तो एलोंगेशन कितना हुआ 60 हुआ। ये लेंथ है और ये किसका वैल्यू लिखे हैं, एलोंगेशन का वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं। तो ये बताइए 1 में कितना होगा यूनिटरी मेथड 60/200 होगा। तो ये बताइए 100 में, 100 का मतलब क्या, परसेंटेज 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 100। ओके, यहाँ से कैंसल आउट होगा और आप कहेंगे कि कितना आ रहा है 30% हुआ, यानी कि 30% एलोंगेट कर गया। 50% एलोंगेट करता तो क्या होता, 200 का 300 हो जाता। 30% ओनली एलोंगेट हुआ है, यानी 200 का 260 हुआ है, 200 का 260 हुआ। इतना तो आप समझ सकते हैं। तो इसको आप तरीके से यदि लिखेंगे तो यूनिटरी मेथड सिंपल तरीका से आप समझ गए। कैसे लिखते हैं तो देखिए, परसेंटेज एलोंगेशन इज इक्वल टू क्या लिखते, तो 60 डिवाइडेड बाय, यानी कि आप इसको और ऐसे लिखें तो टोटल, ऐसे लिखिएगा टोटल एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू कितना होगा, इंटू 100 होगा। टोटल एक्सटेंशन 60 mm है, यूनिट का ध्यान रखना है। लेंथ जो है सेंटीमीटर में है, mm में चेंज करेंगे तो 200 mm होगा, है कि नहीं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो ये कितना आ गया, तो ये कटने के बाद जो आया 30% आया आंसर आपका, यानी टोटल एलोंगेशन जो हुआ वो 30% का हुआ। जैसे आप कहते हैं 50% का हो गया, 100% का हो जाता था। 100% का मतलब क्या होता कि 200 जो है 200 mm वो 400 में कन्वर्ट हो गया। 50% एलोंगेट होने का मतलब क्या होता है कि 200 जो है वो 300 हो गया। 30% का मतलब क्या हुआ कि 200 जो है वो 260 में कन्वर्ट हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ से परसेंटेज एलोंगेशन आपको समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं और लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन विदाउट स्किप के चीज़ों को पूरा देखें, एक दो बार और भी देखें यदि समझ में नहीं आया होगा तो। चलिए लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, और लास्ट पॉइंट में क्या है तो परसेंटेज डिक्रीज। अब ऑब्वियस है ना कि जो होगा, देखिए डी पॉइंट, परसेंटेज डिक्रीज किसमें, इन एरिया, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। तो परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया का मतलब क्या हुआ पहले समझिए। ये यदि आपका बार था, इस पर टेंशन टेस्ट किया गया है तो क्या होगा, तो ये बार एलोंगेट तो होगा। देखिए ये बार हो सकता है एलोंगेट तो हो जाएगा, देखिए आप, तो डेल एल तो यहाँ पे चेंजेज आएगा आपका। ये एल था इसका ओरिजिनल लेंथ, तो डेल एल तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए तो इसका जो डायमीटर स्टार्टिंग में था वो डायमीटर कितना था डी, लेकिन अब जो डायमीटर हो गया वो क्या हो गया, डी डैश हो गया। डी डैश हो गया, डायमीटर कम हो जाएगा। तो डायमीटर जब कम होगा तो एरिया पे भी फर्क आएगा ना, यानी एरिया किधर वाला, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ का ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए कम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो एरिया फाइंड कर ले, या फिर डायरेक्टली भी आप निकाले तो देखिए कैसे निकलेगा। डायरेक्टली कैसे निकलेगा, परसेंटेज डिक्रीज, तो डिक्रीज निकालना है तो कितना डिक्रीज हुआ है किसमें, एरिया में, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, वही डिक्रीज का वैल्यू होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखे ए एफ मतलब फाइनल एरिया माइनस क्या, तो यहाँ पे जो है वो इनिशियल एरिया ज़्यादा है, इनिशियल एरिया माइनस क्या होगा, फाइनल एरिया होगा, डिवाइडेड बाय, क्योंकि इनिशियल एरिया ज़्यादा है ना और फाइनल एरिया क्या होगा, कम होगा, डिवाइडेड बाय कौन सा एरिया होगा, तो इनिशियल एरिया होगा इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल लें इनिशियल एरिया कितना होगा, तो इनिशियल एरिया होगा π/4 डी का स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय π/4
डी का स्क्वायर इंटू क्या होगा 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। पाई/4 कैंसल आउट हो जाएगा। जो डेटा बच रहा है उसको फाइंड करेंगे। तो डी स्क्वायर मतलब क्या, ओरिजिनल डायमीटर का स्क्वायर। ओरिजिनल डायमीटर का स्क्वायर, तो ओरिजिनल डायमीटर कितना है डियर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस, देखिए आप समझिए डायमीटर फेल्योर पे जो है वो 2.25 है, फेल्योर पे है, टूटा नहीं है, तो उस डायमीटर का यहाँ जरूरत पड़ेगा, यानी 2.25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मतलब कितना 3 का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा वही हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज का वैल्यू होगा। क्योंकि डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल कितना था यानी इनिशियल में कितना था और फाइनल कितना हो गया, तो जो भी हुआ जैसे इनिशियल में सपोज कीजिए 100 मीटर स्क्वायर है, फाइनल हो गया आपका मान लीजिए आपका 90 मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब जो 10 मीटर स्क्वायर हुआ वही तो डिक्रीज हुआ ना, उतना ही अमाउंट डिक्रीज हुआ ना। तो यहाँ से कैसे फाइंड होगा, तो देखिए आप करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस है ना, माइनस कैलकुलेटर से 2.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 100, तो इज इक्वल टू जो आ रहा है डियर ये आ रहा है 43.75, 43.75%। इतना परसेंट जो हुआ है, इतना परसेंट जो हुआ है वो किस में डिक्रीमेंट हुआ है, एरिया में डिक्रीमेंट हो गया है। 43.75% जो है वो परसेंट डिक्रीज इन एरिया। क्लियर, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। यानी एरिया में डिक्रीमेंट इतना परसेंट हो गया, एरिया ओरिजिनल 100% था उसमें इतना डिक्रीमेंट हो गया, तो बच कितना गया, इससे जो भी 100 में माइनस करेंगे उतना एरिया बच जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको लेक्चर जो है ये भी यूनिटरी मेथड से ही बना है, ये भी यूनिटरी मेथड से कि ओरिजिनल आपका है ना, ओरिजिनल आपका इतना है तो डिक्रीज कितना हुआ, तो डिक्रीज का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, तो 1 में कितना होगा तो 100 में कितना होगा। डियर, उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा डियर, तो लेक्चर को ज़रूर आप लाइक करें और दोस्तों के साथ रायता की तरफ वीडियो को ज़रूर फैला दें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा आपको सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया होगा। इसके बाद आप बहुत सारे न्यूमेरिकल आप इजीली एकदम सॉल्व कर पाएंगे, मेरा ये विश्वास है आप लोगों पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।